हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये इसका कुछ पोर्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जिन बच्चों ने 11th का मैथ पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं उनके उस सिलेबस में जीपी एक चैप्टर आएगा या सीरीज के नाम से एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे जिसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। और सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक और अलग टाइप की सीक्वेंस या सीरीज पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो इसमें हम एपी पढ़ने वाले हैं, जीपी पढ़ने वाले हैं, एचपी पढ़ने वाले हैं और सीरीज पढ़ने वाले हैं। ये जो तीनों हैं ये क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, समझेंगे सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है। ठीक है, सबके कंसेप्ट जानेंगे। और अगर वेटेज की बात की जाए, एनडीए में अगर वेटेज की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरे चैप्टर से इन सभी टॉपिक्स को मिला के आपको 3 या 4 टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे अगर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की बात की जाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और इसके कुछ कंसेप्ट दूसरे चैप्टर से भी लिंक्ड हैं, तो वहाँ पे अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमें फिर यहाँ वाले जो कंसेप्ट हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका जो सपना है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जो है पुणे में, तो ये उसकी एक मेन बिल्डिंग है। ठीक है, और कुछ बच्चों को इसका नाम पता होगा कि इसकी बिल्डिंग का क्या नाम है जो यहाँ पे इसके टॉप पे लिखा रहता है। तो बताइए क्या नाम है इस बिल्डिंग का? तो चलिए एपी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और मैंने कहा था कि हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो मैं सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ। सीक्वेंस क्या होती है? जब भी आपके सामने कुछ नंबर्स ऐसे लिस्ट में लिखे हों, कोमाज लगा के हमने बहुत सारे नंबर लिख दिए, जैसे कि मैंने ये नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी आपके सामने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बुलाते हैं? सीक्वेंस बुलाते हैं। लेकिन ऐसे रैंडम तो मैं कुछ भी सीक्वेंस लिख सकता हूं, जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिख दी 2 10 3 19 -19 0 4 5, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन हम सभी सीक्वेंस को नहीं पढ़ेंगे, हम 3 खास सीक्वेंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से वो 3 खास सीक्वेंस कौन सी हैं? एपी जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरी सीक्वेंस रहेगी एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक सीक्वेंस है, यानी कि उसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे लिस्ट में, 1 नंबर 2 नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर पांचवा नंबर, ऐसे डैश डैश करके एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में एक नंबर लिखे होंगे आपके पास। ठीक है, अब उनकी खासियत क्या रहेगी? उनकी खासियत ये रहेगी in which difference between any two consecutive terms is constant या same। consecutive का मतलब होता है लगातार। जब भी लगातार 2 टर्म्स में हर बार लगातार 2 टर्म्स में जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट आएगा या सेम आएगा। देखिए कैसे है। मान लो आपके सामने ये फर्स्ट सीक्वेंस है, अगर मैं 4 और 1 का डिफरेंस लूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर मैं 7 और 4 का डिफरेंस लूं तो कितना आएगा? अगेन 3 आएगा। अगर मैं 10 और 7 का डिफरेंस लूं तो अगेन कितना आएगा? 3 आएगा। 13 और 10 का डिफरेंस लिया तो 3 आया। तो यानी कि आपके सामने जो भी एक सीक्वेंस लिखी हुई है उसमें से आप अगली टर्म में से अगर पिछले टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आपका हमेशा सेम आने वाला है। और अगर ऐसा जिस सीक्वेंस में होता है उस सीक्वेंस को हम नाम दे देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ठीक है, जैसे कि ये सामने वाले, इससे नेक्स्ट आपकी जो सीक्वेंस है, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो वो 50 है, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो अगेन वो 50 है, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखूं तो अगेन 50 है, तो ये भी क्या है? एपी है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो वो -4 है। ठीक है, आपका जो ये कांस्टेंट डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 17 में से 21 को माइनस करूं, 17 में से अगर मैं 21 को माइनस करूंगा तो -4 मिलेगा। 13 में से 17 को माइनस करूंगा तो -4 मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस है वो भले ही नेगेटिव है बट फिक्स्ड है, सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 0 और आगे भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? हमारा सेम आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है।
ठीक है, अगर मैं इस नीचे वाले टर्म में देखूं, इस नीचे वाले टर्म में यहां से जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, यहां से जो डिफरेंस है 4 - 2 वो 2 आ रहा है, और 8 में से अगर 4 को माइनस करें तो वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये जो है लास्ट वाली, ये हमारी एपी नहीं रहेगी, और ये पहली जितनी भी हैं ये सारी हमारी किसका एग्जाम्पल बन जाती हैं, एपी का एग्जाम्पल बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, लास्ट वाली को एक बार ध्यान से देखना कि देखने में जरूर लगती है वो एपी है, बट वो एपी नहीं है। जिन बच्चों को पता है कि वो एपी की बजाय क्या है वो इसको गेस कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि ये जीपी है। ठीक है, चलिए अभी एपी पे फोकस रहते हैं। अच्छा, तो एपी के बारे में हमने जान लिया कि हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर माइनस करेंगे तो हमेशा फिक्स्ड डिफरेंस आएगा। ये जो फिक्स्ड डिफरेंस आता है हर बार, जैसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, हर बार क्या डिफरेंस आया, 3 आया, हर बार जो डिफरेंस आता है वो 3 आता है। इस फिक्स्ड डिफरेंस को हमने कुछ नाम दिया हुआ है। ये जो हर बार फिक्स्ड डिफरेंस है या फिर ये जो हर बार कांस्टेंट डिफरेंस है, इसको हम एपी में किसी पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा था इसका नाम। इसका जो नाम है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम रहने वाला है इसका, कॉमन डिफरेंस। तो बार बार हम यूज करेंगे, और इसका सिंबल क्या है, इसको हम स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके जो मिलेगा उसको हम कॉमन डिफरेंस में बुलाएंगे। नेक्स्ट टर्म मतलब अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं, या फिर अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, जो मेरा कॉमन डिफरेंस है, मेरा जो कॉमन डिफरेंस रहने वाला है डी, वो रहने वाला है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके, या फिर फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस करके। आप कोई भी टर्म लीजिए उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा मैंने डायरेक्टली ये A1 A2 लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको बताया नहीं कि हम एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एपी है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 लिख देंगे, फिर जो दूसरे नंबर पे जो टर्म आएगी उसको क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे, तीसरे नंबर पे जो टर्म आएगी उसको क्या बोलेंगे, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर टर्म का एक अपना नाम है। पहले टर्म का नाम A1 बोलते हैं हम, सेकंड टर्म का नाम A2, A3, A4 एंड सो ऑन। आप चाहो तो कुछ और भी बोल सकते हो, B1, B2, B3 भी बोल सकते हो, वो तो सिर्फ नाम रखने की बात है। ठीक है, चलिए हमने एपी के बारे में समझ लिया कि एक सीक्वेंस जिसमें हर टर्म में कुछ नंबर ऐड होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, तो ऐसे जो हर बार जो डिफरेंस आएगा वो फिक्स्ड आएगा, कांस्टेंट आएगा, और उस फिक्स्ड कांस्टेंट डिफरेंस का नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस नाम है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने अगर मान लो ये एपी लिख दूं कि जैसे 3 और 7 और 11 और 15 और डैश डैश डैश, क्या आप इसके आगे नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं? भाई पहले तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये एपी है, क्या ये पैटर्न फॉलो कर रही है एपी वाला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से माइनस करके देखेंगे। 7 में से माइनस करके देखा 4, 11 में से 7 को माइनस करके देखा 4, 15 में से माइनस करके देखा 4। तो आपने ये समझ लिया कि इसमें हर बार 4 ऐड करना है। तो आप बोलेंगे सर इससे नेक्स्ट टर्म तो 19 आएगी, उससे नेक्स्ट टर्म जो है इसमें 23 आएगी, उससे नेक्स्ट टर्म जो है इसमें 27 आएगी, ये आप निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये पूछूं कि आगे जाके इसमें 100th प्लेस पे कौन आएगा, तब आप ये थोड़ा ना चाहिए कि आप सारी की सारी सीरीज लिखने बैठ जाएंगे, वो तो बेवकूफ़ों वाला काम हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो ऐसी कुछ टेक्निक हमारे पास या ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए जिससे हम सीधा 100th टर्म पे निकाल सकें, और 100th टर्म को हम क्या बोलेंगे, A100। ठीक है, ए के पैरों में 100 लिखा हुआ है, ये सब आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है एपी वाले चैप्टर में, नोमेनक्लेचर, इसका टर्म का क्या होगा, क्या नाम होगा, ये सब। ठीक है, तो 100 टर्म डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला जो है उसको हम बोलेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या फिर ये कह सकते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम देखते हैं कि भाई हमें डायरेक्टली 100 वाली या 50वीं टर्म या 100वीं टर्म या 150 नंबर पे जो टर्म है उसकी वैल्यू चाहिए, या मतलब हमें 80 नंबर पे जो टर्म है 80th टर्म जो है किसी एपी की वो निकालनी है। तो हमें 80 तक लिखने, सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। देखो भाई,
जो एपी होती है उसकी सबसे पहली टर्म को A1 को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एपी, सेकंड टर्म, फिर उसके बाद क्या आएगा? थर्ड टर्म आएगा, उसके बाद फोर्थ टर्म आएगा, उसके बाद फिफ्थ टर्म आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और हर बार जो आपको इधर से इधर जो ऐड करना है वो कितना ऐड करना है? डी ऐड करना है, फिर इसमें डी ऐड करना है, फिर इसमें डी ऐड करना है, फिर इसमें प्लस डी करना है। हर बार आप प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते जाएंगे। डी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आप ए में डी ऐड करेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो सेकंड टर्म आपकी क्या आएगी? ए प्लस डी आएगी। अगर आप ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, और थर्ड टर्म कितनी होगी? ए प्लस टू डी। भाई देखो, ए प्लस डी और उसमें एक बार और डी ऐड कर दिया तो ये बन गई आपकी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस टू डी। ठीक है, तो जो बातें हो गई हैं उनको थोड़ा सा हटा के चलते हैं। अगर आप इसमें a प्लस टू डी में फिर से इसमें प्लस डी कर देंगे तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगी, और फोर्थ टर्म कितनी होगी? a प्लस थ्री डी होगी। देखो, मैंने इतना सब इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि या अच्छे से समझ सकें कि आगे आने वाली पोजीशन पे, कोई सी भी nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। भाई आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट टर्म जो है वो तो a है, सेकंड टर्म जो है उसमें d कितनी बार ऐड हो रहा है? a में एक बार d ऐड हो रहा है। थर्ड टर्म जो है उसमें d कितनी बार ऐड हो रहा है? उसमें a में दो बार d ऐड हो रहा है। थर्ड टर्म जो है आपकी, और फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म में d कितनी बार ऐड हो रहा है? तीन बार d ऐड हो रहा है। यानी कि जोन से भी पोजीशन की हमें टर्म निकालनी है उसमें कितनी बार d ऐड करना है? एक कम बार d ऐड करना है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे 50वें नंबर की टर्म क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर ए में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 49 डी ऐड कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 100वें नंबर की टर्म क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर एक कम बार डी ऐड करना है, यानी कि 99 बार डी ऐड करना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला यहीं से बन जाता है, और जनरल फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। nth टर्म का जो फॉर्मूला जिसे बोलते हैं वो फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे अगर n पोजिशन पे, इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। भाई उस सीरीज में nth प्लेस पे, nवें नंबर पे जो हमारी जो टर्म आएगी वो क्या होगी? a में एक कम बार n जो है n-1 टाइम्स जो है d को ऐड कर देंगे, a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका? nth टर्म का फॉर्मूला बन जाता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर आपको कल 20वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 19d हो जाएगा। अगर आपको 40वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 39d हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप किसी भी एपी की कोई भी टर्म डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको उससे पहले की सारी टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको मिनिमम कितनी इंफॉर्मेशन चाहिएगी कोई भी टर्म निकालने के लिए। तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले में जैसे ये फॉर्मूला है, ये है या फिर ये है, इसमें हमें एक तो आप ए निकाल के दे दो और एक डी बता दो। फिर आप हमसे कोई सी भी टर्म पूछ लो, 50वीं, 100वीं, 1000वीं, जोन से भी नंबर की टर्म पूछनी है, हम फटाफट बता देंगे। बस आप हमें दो चीजें बता दो, बस ए की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू कितनी है। ए किसको बोला था हमने? ए हमने बोला था फर्स्ट टर्म को, और डी किसको बोला था हमने? डी हमने बोला था कॉमन डिफरेंस को। तो स्टूडेंट टीचर को बोलेगा टीचर जी मेरे को सिर्फ दो चीजें बता दो, एक तो ए बता दो और एक डी बता दो, और फिर आप देखना मेरा कमाल, आप कोई सी भी टर्म क्यों ना पूछो मेरे से, मैं आपको यूं सेकंड्स में निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए टीचर ने पूछ लिया। तो टीचर ने पूछा कि अगर एक एपी है और उसकी फर्स्ट टर्म 4 है और उसका कॉमन डिफरेंस 9 है, तो जो है उसकी फिफ्थ टर्म बताओ। तो फिफ्थ टर्म बताने के लिए बच्चा बोलेगा सर a प्लस 4d हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? ये वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, और a प्लस 4d में a की वैल्यू रखी 4 और d की वैल्यू रखी 9, तो ये हो गया 4 प्लस 9 4 36 और 40। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिफ्थ नंबर पे जो टर्म आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 40 आने वाली है। ठीक है, समझ गए आप? तो अगर टीचर कहता है नहीं मेरे को
जो है इसमें क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है nth टर्म बताओ भाई। तो nth टर्म बोलेगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो सर आपने a तो दे ही रखा है, उसको पुट कर देता हूँ 4 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू भी आपने बता रखी है सर 9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ आपको, 4 प्लस 9n माइनस 9, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -5 और प्लस 9n, ठीक है, इतना बन जाएगा ये। तो फिर फाइनली जो बच्चा है वो ये बोलेगा सर जिस AP की फर्स्ट टर्म a है और कॉमन, जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 9 है, तो उसकी जो nth टर्म है वो बनेगी -5 प्लस 9n। और सर अब आप इसमें, आपको 5वीं टर्म चाहिए तो n को 5 रख देना, 10वीं टर्म चाहिए तो n को 10 रख देना। जो भी आपको टर्म चाहिए इस इक्वेशन में आप n को वही पुट कर देना, ठीक है। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया है, अब आप n की वैल्यू जो चाहे पुट कर लो इसमें, ठीक है। तो टीचर देखता है कि यार इसमें है ना, मैं n को 1 ही पुट करके देख लेता हूँ। तो 1 पुट करके देखा, -5 प्लस 9 इंटू 1, और ये -5 प्लस 9 4, ये तो फर्स्ट टर्म 4 आ गई, वेरीफाई हो गया, सही आंसर दिया है बच्चे ने, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, इसको आप बाय हार्ट याद रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये जो बच्चे ने जो लास्ट में कैलकुलेट करके दिया, क्या इसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है n वेरिएबल में। लीनियर एक्सप्रेशन इन n वेरिएबल का मतलब क्या है, मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि 3x प्लस 4, या फिर 3y माइनस 10, या फिर y प्लस 10, या फिर मैं लिखने जा रहा हूँ y स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 4, या फिर x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4। ये मैंने आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन या कुछ पोलिनोमियल्स लिख दिए। आप इनमें से ये बताइए कि इनमें से लीनियर पोलिनोमियल कौन सा है। लीनियर पोलिनोमियल या पोलिनोमियल की जगह एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से लीनियर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर लीनियर तो वो होता है जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। या फिर इसी बात को कह सकते हैं सर जहाँ पे डिग्री जो है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर है, ठीक है, लीनियर है ये भी लीनियर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारा y है, ठीक है, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ये भी लीनियर है। लेकिन सर ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है, y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, और सेम यहाँ पे डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो ये भी हमारे पास लीनियर नहीं है। अच्छा क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या है। तो यानी कि मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूं कि AP की जो nth टर्म का हमेशा फॉर्मूला बनेगा, यानी कि जो an का फॉर्मूला बनेगा, जो भी इधर फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन आएगी। किस वेरिएबल में, n वेरिएबल में। मतलब कि उसकी जो हमेशा वैल्यू होगी कुछ इस टाइप से होगी कि an इज इक्वल टू, जैसे पिछले पे क्या आया, माइनस, सीधा करके लिख देते हैं 9n माइनस 5, या फिर an इज इक्वल टू 4 प्लस 5n, या फिर an इज इक्वल टू 6n माइनस 3, या फिर an इज इक्वल टू n प्लस 6, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो AP की जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा या जो उसकी एक्सप्रेशन होगी वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगी n वेरिएबल में, यानी कि वहां पे n की हाईएस्ट डिग्री क्या रहने वाली है, n की हाईएस्ट पावर क्या रहने वाली है, वहां पे हाईएस्ट पावर वहां पे रहने वाली है 1, ठीक है। एक n वाली टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो अगर मैं इस बात को जनरल वे में लिखूं तो जनरल वे में मैं कुछ ऐसे लिखना चाहूंगा इसको कि आपकी जो ये जो है nth टर्म जिसको आप an से बुलाते हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, a इंटू n और प्लस b। a और b आपके क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। a और b आपके क्या हैं, कोफिशिएंट्स, और n आपका क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो
इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी एक्सप्रेशन, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। तो अगर मैं कल को आपसे ये बोलूं कि एक एक्सप्रेशन ये है an इज इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस 6n माइनस 5, तो यहां से आप n की वैल्यू 1 पुट करके देखोगे तो a1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करके देखोगे a2 मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करके देखोगे a3 मिलेगा। कुछ वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, वो कुछ वैल्यूज तो आएंगी, वो कोई सीक्वेंस तो बनेगी, लेकिन वो AP नहीं बनेगी। वो AP नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है। AP कब बनेगी? सिर्फ AP सिर्फ आपकी इधर इन केसेस में बनेगी, सिर्फ यही किसी AP को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऐसी कोई इक्वेशन AP को रिप्रेजेंट नहीं करेगी जहां पे आपकी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है वो। ठीक है, तो यानी कि हमने यहां से ये सीखा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमारा जो an का फॉर्मूला रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा nth टर्म का, कि उसमें लीनियर पोलिनोमियल टाइप का दिखाई देगा, n के साथ कोई नंबर होगा, प्लस माइनस कोई नंबर होगा, जिसको हम b बुला रहे हैं, an प्लस b टाइप का। ठीक है, चलिए मैं एक आपको जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है, पेपर में इतना नहीं पूछेगा आपसे, बट जस्टिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। अगर मान लो an इज इक्वल टू हम ले लेते हैं -3n प्लस 4 ले लेते हैं, और एक काउंटर एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं an इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर प्लस 4n ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। जब इसमें मैं n की वैल्यू एक एक करके पुट करता हूँ, n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इतना काफ़ी है। a1 पुट करूँगा तो कितना आएगा? -3 इंटू 1 प्लस 4, दैट इज -3 प्लस 4, दैट इज 1। a2 अगर पुट करता हूँ तो ये आएगा -3 इंटू 2 प्लस 4, दैट इज -6 प्लस 4, और ये हमारे पास आ जाएगा -2। और a3 जो आएगा -3 इंटू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा -9 प्लस 4, और ये हो जाएगा -5। एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, a4 इज इक्वल टू -3 इंटू 4 प्लस 4, ये हो जाएगा -12 प्लस 4, और ये हमारे पास आ जाता है कितना? -8। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आती है वो आती है 1 -2 -5 और -8। आप देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हुआ -3, यहाँ पे कितना ऐड हुआ, यहाँ पे -3 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना ऐड हुआ? -3। तो ये क्या बन के आ रही है? एक AP बन के आ रही है, क्योंकि हर बार कुछ पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस ही D ही ऐड हो रहा है। ठीक है, एक बार इसके लिए भी चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, कि भाई ये AP होगी क्यों नहीं होगी इसके लिए। तो इसके लिए हम n को 1 पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज 7। ठीक है, a2 चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 8, दैट इज 20। और a3 कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 प्लस 12, और ये हमारे पास आएगा 39। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही है वो 7 20 39। यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो 13 आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है 19 आ रहा है, तो फिक्स तो नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जो लीनियर नहीं है वेरिएबल n में, वो AP को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। वो कोई ना कोई सीक्वेंस तो जरूर बनाएगी, देखो ये सीक्वेंस तो बनेगी ही, लेकिन ये AP नहीं बनेगी। इतना कहने का मतलब है, इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है इतना सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हटा देते हैं सारी चीज़ें जो हमने सीख ली हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं। nth टर्म हमारी an इज इक्वल टू क्या रहेगी? an प्लस b किसी लीनियर फॉर्मूले की तरह रहेगी, वो लीनियर पोलिनोमियल की तरह दिखाई देगी हमें। ठीक है, क्या हम a और d फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये गिवन हो? अगर ये चीज़ हमें गिवन हो तो क्या हम a को पता लगा सकते हैं, d का बारे में पता लगा सकते हैं? क्योंकि पिछले पेज पे हमने यही बोला था टीचर को कि सर आप a और d निकाल के दे दो, फिर हम जो है कुछ भी बता देंगे। और टीचर ने क्या करा? a और d नहीं बल्कि an की वैल्यू दे दी, an इज इक्वल टू an प्लस b, और फिर उल्टा पूछ लिया कि तुम बताओ a और d क्या होगा। ठीक है, ऐसा उसने कर दिया। तो चलो इसी को करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो भाई nth टर्म हमें दे दी गई है, nth टर्म हमें दे दी गई है a इंटू n प्लस b, और टीचर ने पूछ लिया कि a क्या होगा, d क्या होगा। क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि इसमें a1 निकाल सकते हैं।
a1 कितना होगा a प्लस बी, n को 1 पुट करके, ठीक है, n को 2 पुट कर देते हैं, n को 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, दैट इज 2a प्लस बी। और हमने सीखा था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1, यानी कि d की वैल्यू कितनी होगी 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू हमने पता लगा ली, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास a आ गई, कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब क्या है, जो ये कोफिशिएंट है ना n के साथ जो नंबर लिखा होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, n के साथ जो लिखा होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये a कहाँ से आएगा, अरे ये a तो आ ही गया है, ये देखो n इज इक्वल टू 1, a1 का मतलब क्या है, a1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी, वो तो a प्लस बी होगी, a प्लस बी होगी। यानी कि फाइनल कंक्लूजन ये है कि हम आगे से nth टर्म के फॉर्मूले को देखते ही बता देंगे कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रहेगी और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, इसको हटा देते हैं यहां से, अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे कि मैं बोलता हूं an इज इक्वल टू -6n प्लस 4, अरे सर ये तो सेकेंडों का काम हो गया, मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है, हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी -6 प्लस 4 दैट इज -2 है, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो -6 है। n के साथ जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d होगा हमारा, ठीक है। तो अब तो यूं चुटकियों में पता चल जाएगा, हमें a पता चल गया, d पता चल गया। अब सर आप हमसे 10th टर्म 15th टर्म आगे जाके सम भी पूछना स्टार्ट करोगे, कुछ भी पूछ लेना, हम सब कुछ निकाल देंगे। तो अगर आपको nth टर्म इस तरीके से दी है तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है n के साथ जो नंबर लिखा गया है वो हो जाएगा, ठीक है। क्विक एक्सरसाइज के लिए आप ये बताइए, अगर nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास बनता है 16n प्लस 10, तो वहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगी और वहां पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। चलिए फिर, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि nth टर्म फ्रॉम एंड एक एपी है। देखो एक एपी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट का मतलब ये है वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसको हम एपी बुला रहे हैं वो थोड़े से स्टेप के बाद खत्म हो जाती है, रुक जाती है। मतलब कि मान लो उसमें 50 टर्म है या 70 टर्म है या 100 टर्म है और 100 टर्म पे जाके वो रुक जाती है, उससे आगे उसमें कोई टर्म नहीं है, तो ऐसी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। और जो चलती रहती है डैश डैश डैश, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। तो कभी कभी आपके पास फाइनाइट एपी में ये पूछा जा सकता है कि इसमें पीछे से 5वीं टर्म कौन सी है, पीछे से 10वीं टर्म कौन सी है, ठीक है। भाई हम अगर बच्चे लाइन में खड़े हैं तो हम आगे से भी काउंटिंग कर सकते हैं और पीछे से भी कर सकते हैं काउंटिंग। हम ये कह देंगे कि भाई पीछे से जो 10वें नंबर पे जो बच्चा है उसको बुला के लेके आओ, ठीक है। हमने ये तो सीख लिया कि nth टर्म आगे से कैसे निकालनी है, an का फॉर्मूला हमने आगे से तो सीख लिया, लेकिन पीछे से अगर फाइनाइट एपी में पूछ लिया जाए nth टर्म फ्रॉम एंड तो क्या है। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि इस एग्जांपल में 18th टर्म बताइए फ्रॉम एंड, तो वहां पे ये nth टर्म वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। ये फॉर्मूला तो किसके लिए है, आगे से अगर 18th टर्म पूछी होती तो उसके लिए है ये फॉर्मूला। तो पीछे से क्या करेंगे, हाँ हम इस AP का जो है एक बार लिख लेते हैं। AP कितनी है, ये है 3 7 11 और डैश 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 407, ठीक है। और यहाँ से 18th टर्म निकालनी है हमें पीछे से। तो चलिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस तो 4 आ रहा है आई थिंक, तो इसमें D की वैल्यू कितनी है 4। तो आपका काम ये रहेगा जब भी पीछे से कोई टर्म पूछी है तो उस AP को उल्टा लिख लीजिए। उल्टा कैसे लिखेंगे उसको, AP को, उस AP को ऐसे लिखेंगे उल्टा, that is 407 डैश 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 और 11 और 7 और 3, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 407 बन जाएगी। और अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना बन जाएगा, अब इसका कॉमन डिफरेंस जो आपका पहले कॉमन डिफरेंस आया था, जो इस सीधी एपी में जो कॉमन डिफरेंस आया था उसका नेगेटिव कर दीजिए। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ रहा था तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली 18th टर्म निकाल देनी है इसकी। आप इसकी 18th टर्म निकाल देंगे और वही आपकी जो है
वही जो आपका जो है आंसर हो जाएगा। कहाँ से? पीछे से 18th टर्म। अब ये तो हमें पता ही है 18th टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 17d करके निकलेगी। a की वैल्यू कितनी है? 407 है। 17 और d की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो 407 माइनस 68 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 18th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस AP। ये वाली जो AP है इसकी 18th टर्म। तो जब भी आपको पीछे से कोई टर्म निकालनी हो, इसके दूसरे भी तरीके हैं, ठीक है। a प्लस n प्लस r माइनस 1, ऐसा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं वो नहीं बताना चाहता, पेपर के स्ट्रेस में आपको नहीं याद रहेगा। उससे इजी तरीका है ये, आप AP को उल्टा कर लीजिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव कर लीजिए, प्लस में है तो माइनस कर लीजिए, माइनस में है कॉमन डिफरेंस तो प्लस कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि एक AP दे दी जाती है, ठीक है, और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसकी सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। अच्छा, ऐसा कब पूछेगा? ऐसा तब पूछेगा जब हमारी AP किस टाइप की होगी? हमारी AP डिक्रीजिंग टाइप की AP होगी। देखो AP दो टाइप की हो सकती है, इंक्रीजिंग AP हो सकती है, डिक्रीजिंग AP हो सकती है। इंक्रीजिंग AP तब होगी जब आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और डिक्रीजिंग AP तब होगी जब आपके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब आप इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? t की वैल्यू -7 आ रही है, ठीक है। यहां से यहां देखिए d की वैल्यू -7 आ रही है। तो सीधी सी बात है कि इसकी सीक्वेंस में जो टर्म्स आ रही है उनकी वैल्यू घटती जा रही है, और जाहिर सी बात है कि आगे जाके इसमें नेगेटिव टर्म्स भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसने ये कहा है सबसे पहले नंबर पे जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, कौन सी प्लेस पे आएगी, ये पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारी जो a की वैल्यू है वो 110 है, हमारे जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो -7 है, और हम मान लेते हैं कि इसमें आगे जाके nth पोजीशन पे जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म आती है। हमने ये मान लिया कि इसमें आगे जाके nth पोजीशन पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आती है। तो जो an की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। भाई नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू कैसी होगी? लेस देन 0 होगी, नेगेटिव में होगी। तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए बस। an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस n कितना है? n तो हमें निकालना ही है -1, और d कितना है? -7 इज लेस देन 0। देखो इसलिए आपको जो है इस चैप्टर से पहले मैंने इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ाया था, ताकि आप इनइक्वालिटीज को सोल्व करना अच्छे से सीख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं 110 को 110 प्लस या -7n और प्लस 7 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 117 इज लेस देन 7n, और ये हो जाएगा 117 अपॉन में 7 इज लेस देन n। तो फाइनली हम जहाँ पे पहुँच गए हैं वो कितना है? n इज ग्रेटर देन 117 अपॉन में n अपॉन में 7। इसको अगर हम थोड़ा सा डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये होगा n 7 1 7 7 6 42 और समथिंग ऐसा होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ है 16.7। तो अब आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 16.7 से बड़ा होगा। 16.7 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 17 है। तो हमारी जो ये AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो कौन सी प्लेस पे आएगी? वो 17th प्लेस पे आएगी। यानी कि ये कह सकते हैं 17th टर्म जो है, इस AP की 17th टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। ये 17 उसकी वैल्यू नहीं आई है, ये तो उसकी पोजीशन बताई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने ये कहा है कि मेरे को उसकी वैल्यू बताओ, तो फिर आप A17 कैसे निकालेंगे? a प्लस 16d करके। a की वैल्यू कितनी है? 110 16, और d की वैल्यू कितनी है? -7, और इसको पुट करके आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। आई थिंक जो है यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालना है आपको। बेसिकली इस पूरे स्लाइड की आपको ये बात याद रखनी है कि आप मान लेंगे nth पोजीशन पे आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, और फिर आप
ए एन लेस देन 0 को सोल्व कर देंगे। ए एन लेस देन 0 को सोल्व करके आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि n इज ग्रेटर देन सम डेसिमल नंबर, या कभी कभी नेचुरल नंबर भी आ सकता है। तो n मान लो ये आ जाता n इज ग्रेटर देन 16, तब भी मेरा आंसर 17 ही आता। अगर मेरा ये आ जाता n इज ग्रेटर देन 16.9, तब भी मैं n की वैल्यू क्या लेता 17। लेकिन अगर आ जाता n इज ग्रेटर देन 17, तब फिर मेरे को क्या लेना पड़ता, नेचुरल नंबर अगले वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा साइन आ रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन उस वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बड़ा जो हमारा नेचुरल नंबर होगा वही। ठीक है, n की वैल्यू याद रखिएगा, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम नेचुरल नंबर ढूंढ रहे होंगे। n हमारी पोजीशन बताता है, और पोजीशन क्या होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। हम ये तो नहीं बोलते एक लाइन में 4.5 नंबर पे कौन खड़ा है, हम यही तो बोलेंगे चौथे नंबर पे कौन खड़ा है और 5वें नंबर पे कौन खड़ा है। तो n हमारा नेचुरल नंबर रहता है। ठीक है, चलिए अब जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ टर्म 0 इन द फॉलोइंग एपी। वो कहता है भाई इसमें आगे जाके कहीं पे 0 आएगी, इसमें आगे जाके 0 कहीं आएगी, तो वो किस प्लेस पे आएगी, हमें n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कौन से नंबर, कौन सी टर्म जो है इसमें 0 के इक्वल होगी। तो भाई देखो वहां पे नेगेटिव पूछा था तो हमने किसको रखा, an लेस देन 0 रखा। यहाँ पे उसने 0 को पूछा है तो हम an की वैल्यू क्या रखेंगे, an इज इक्वल टू 0 रख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे a कितना है, 89 है, d कितना है, -5 है। तो हम इसमें रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारी 89 हो जाएगी, n माइनस 1 और d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। 89 माइनस 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 89 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 94 माइनस 5n इज इक्वल टू 0। 94 इज इक्वल टू 5n, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 94.5, 94 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू जो है 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40 और 5 8 ज़ा 40। ठीक है, यहाँ पे फाइनली हमारे पास n इज इक्वल टू 18.8 आ गया। अब आप ये बताइए क्या 18.8 में पोजीशन पे कोई टर्म हो सकती है? भाई पोजीशन n का मतलब क्या था, n तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो n अगर आपका यहाँ से सॉल्यूशन करके n अगर एक नेचुरल नंबर आ जाता है, n की वैल्यू आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर n इज इक्वल टू ऐसे कोई डेसिमल वाला नंबर आ जाता है तो आप बोलेंगे 0 तो इसमें कभी आएगी ही नहीं, 0 तो इसमें कभी आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है और n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि उसमें 0 नाम की कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वल टू की वजह से प्रॉब्लम हुई है। पिछले स्लाइड में तो क्या था, ग्रेटर देन था, तो 16.7 से जो ग्रेटर है वो हमने नेचुरल नंबर पकड़ लिया था, दैट इज 17। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू वाली बात आ गई है, तो 18.8 जो इक्वल है वो तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, समझ रहे हो। और मैं आपको ये सारी चीज एक सीधा सीधा देख के बता सकता था। भाई देखो यहाँ पे 89 के बाद क्या आ रहा है, 84 के बाद क्या आ रहा है, 79 के बाद क्या आएगा, 74 आएगा, फिर 69 आएगा। ये 5 के गैप में देखो चलते रहोगे ना तो 9 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर सीधा -1 आ जाएगा। ठीक है, 0 तो आएगी नहीं उसमें। तो ये मैं उस तरीके से ही बता सकता था, बट आपको तरीका भी जानना चाहिए। ये तो मैंने एक इजी सा एग्जांपल लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अगर उसने 0 की पोजीशन पूछी है तो आप एक बार को मान लेंगे कि जो 0 है वो उसमें कौन से नंबर पे आता है, an पोजीशन पे आता है। तो an इज इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, n एक नेचुरल नंबर आ जाता है तो वो आपका आंसर बन जाता है। और नहीं आता है नेचुरल नंबर नहीं आता है तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देयर इज नो सच टर्म 0 इन दिस एपी, 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, चलिए फिर अब इस टाइप के क्वेश्चन आप देखने को मिल जाते हैं जिसमें ये पूछा जाता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 13। ऐसे 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो इसको करने का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा।
ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ठीक लगता है। अच्छा, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर अगर हम देखें तो 13 की टेबल थोड़ी सी याद करें तो 13 जो है 8 ज़ा 104 होता है, तो 104, फिर उससे अगला जो आएगा वो 117 आएगा, फिर उससे जो अगला है वो 130 आएगा, इस तरीके से। और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा 988। ठीक है, देखो मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि मैंने ये सब क्या किया है, आपको कैसे निकालना है। बेसिकली मैंने क्या किया है, देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पकड़ लिया है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना था, 999 था। मैंने उसको 13 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर कितना आया, 11 आया। तो अगर मैं 999 में से 999 में से अगर मैं 11 को माइनस कर दूं तो 999 माइनस 11 जो है वो मेरे को कितना मिलेगा, 988। ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 13 है, ऐसे निकालते हैं हम। तो आपको कोई भी चेक करना है, जैसे 4 डिजिट का नंबर आपको चेक करना है कि लास्ट 4 डिजिट का नंबर 13 से कौन सा डिवाइड होगा, तो आप 9999 को 13 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वो 9999 में से माइनस कर दीजिए, जो आपको नंबर मिलेगा दैट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इसका काम हो गया है। तो अगर आप ये देखें तो ये एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 13। तो इसकी फर्स्ट टर्म 104 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 13 है। तो हमें 3 डिजिट नंबर्स पता करने हैं कि हाउ मेनी दे आर डिविजिबल बाय 13। तो इतने 3 डिजिट नंबर हमारे पास डिविजिबल हैं। तो बस हमें तो इसका ये पता करना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस एपी में ये पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 13 हैं। ठीक है, चलिए फिर तो हम अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का। चलो इसको लिखे रहने देते हैं। ए एन का जो है, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 988। ए की वैल्यू हमारे पास 104 है, प्लस एन हमारे पास निकालना है, और डी हमारे पास कितना है, 13, 988। एन माइनस 1 इंटू 13 को इधर ही रहने देते हैं, और 104 को अगर इधर माइनस करें तो ये हमें मिलेगा 4, 8 और 8। ठीक है, और n माइनस 1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 884 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, और n माइनस 1 जो है वो कितना होगा, 13 6 जा 78 और 13 8 जा 104 और 68 वैल्यू हो जाएगी, और n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 69। तो ये जो है ये हमारा 69th टर्म है, A69 बोल सकते हैं इसको। तो कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैं, वो हमारे पास 69 नंबर्स हैं 3 डिजिट्स में, जो कितने से डिविजिबल हो सकते हैं, 13 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो ये तो था मेथड 1 जो थोड़ा सा लेंदी है। अब मैं आपको चुटकियों में सोल्व करने वाला मेथड बता देता हूँ, उसका लॉजिक भी यही है। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा दोनों में स्टोरी बिहाइंड द कर्टन जो स्टोरी है वो एक ही है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन की बात है कि हम किस कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। आपको ये करना है, जब भी आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर निकालने हैं तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, वैसे तो 999 पे ख़त्म हो जाते हैं, बट आप 1000 को ही ले लीजिए, 1000 को ले लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे आप इसको 13 से डिवाइड करिए और क्वोशंट बताइए कितना आएगा। क्वोशंट बताइए कितना आएगा, 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं होगा, 100 13 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, लेकिन कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 13 7 जा 91 होता है। तो यहाँ से क्वोशंट आ गया 7।
ठीक है, और इसको भी 13 से डिवाइड कर लीजिए और क्वोशंट बता दीजिए कितना है। 1000 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 7 जा 91 और 90, 13 7 जा 91, 90 आ गया है ये हमारे पास। ठीक है, सॉरी 90 नहीं आया है, 77 आया, सॉरी 77 है, क्वेश्चन 77 है। तो चलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें बड़े वाले क्वेश्चन में से छोटे वाला जो क्वेश्चन है वो आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, 13 6 जो है, एक सेकंड थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं यहां से, और देखिए हमें करना है 1000 को 13 से डिवाइड, तो 13 7 जा 91 हो गया, इसमें 90, अब ये 7 पे नहीं जाएगा 6 पे जाएगा, 13 6 जा 78, 12 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 78 आ गया। तो आप बड़े क्वेश्चन में से छोटे वाला क्वेश्चन माइनस करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो हमारा थोड़ी देर पहले आया था। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं जो 13 से डिविजिबल हो। तो 100 को 13 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब 100 से ही 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होता है, 7। ठीक है, 1000 को 13 से डिवाइड करके देख लीजिए कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होता है, 78 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होता है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब यही तो है कि कितनी बार कंप्लीटली उसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में से इसको माइनस कर दीजिए, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से भी आंसर निकाला जा सकता है। चलिए अब जैसे कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी में, 11th क्लास की एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज में से बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपने 10th क्लास में बहुत प्रैक्टिस की होगी, बट फिर भी हम एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। इसने कहा है इफ सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, किसी एपी की 4th और 8th टर्म का सम 24 है, यानी कि उसकी 4th टर्म प्लस उसकी 8th टर्म का सम 24 है। दूसरी जगह कहता है एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 34, तो उसकी 6th टर्म प्लस 10th टर्म का जो सम है वो कितना है, 34। तो हमें ए और डी फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं। अच्छा, ए 4th टर्म का मतलब कितना हुआ, ए प्लस 3d, और 8th टर्म का मतलब कितना हुआ, ए प्लस 7d, और इसको किसके इक्वल लिखा हुआ है, 24 के। इनको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये तो होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको फटाफट सोल्व करेंगे तो इसको फटाफट सोल्व करने में क्या मिलेगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 34। यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 34, और अगर डिवाइड बाई 2 करें तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 17। 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो दोनों कैसी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इनको सोल्व करने के आपको कौन कौन से मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है, आपको एलिमिनेशन मेथड पता है। तो जोन सा मर्जी आप मेथड चाहो लगा के इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं और आपके ए और डी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं एक बार सोल्व कर ही देता हूं, आपको आपके ऊपर छोड़ने से बढ़िया इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को लेके चलते हैं ऊपर। चलिए कैसे करते हैं, मैं एलिमिनेशन मेथड प्रीफर करता हूं, तो एलिमिनेशन मेथड से हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको। दोनों को लिख लेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 17। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता है, या तो a का या d का किसी का भी कोफिशिएंट आप इक्वल बना लीजिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही इक्वेशंस में a और d का कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो आप नीचे वाली इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। अच्छा, मैंने बहुत बच्चों को ये देखा है नीचे सबके आगे माइनस लगा देते हैं। जैसे कि अगर ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो वो नीचे सबके आगे माइनस लगा देते हैं। बोलते हैं सर टीचर ने बोला था हमें स्कूल में कि नीचे वाले के आगे माइनस लगा दो। अरे मूर्खो, नीचे वाले के आगे माइनस नहीं लगाना होता। पहली इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो अंदर प्लस माइनस है उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं।
सेकंड इक्वेशन में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पता नहीं मतलब रियल में मेरे को ऐसे बच्चे मिले हैं जो ये कहते हैं नीचे वाली सबको माइनस कर देंगे। ठीक है, एक और गलती करते हैं, वो भी बताऊंगा क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है। ठीक है, तो अब ये x माइनस एक्स रीड होगा, ये क्या रीड होगा, x माइनस एक्स। ये क्या रीड होगा, y प्लस वाई रीड होगा ये, और ये 2y हो जाएगा, और ये 10 माइनस 5 रीड होगा, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है। दूसरी जो गलती करते हैं बच्चे एलिमिनेशन मेथड में, वो ये करते हैं कि सर हमेशा माइनस ही करना होता है, मतलब नीचे वाली का आपने बता दिया ना, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करना है तो हम साइन चेंज करेंगे ही करेंगे, हमेशा करेंगे, चाहे जरूरत ना भी हो तब भी करेंगे। मतलब कि एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं साहब, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y, या 2x माइनस 3y नहीं लेते, यहाँ पे ले लेते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ऐसा है। और मतलब बच्चे बिना सोचे समझे कि सर बता दिया, अब तो समझ में आ गया, अब तो नीचे वाले का साइन चेंज करने हैं और कर दिए। भाई जरूरत ही नहीं है, हमें तो क्या करना था, एलिमिनेट करना है। इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल ऑलरेडी अपने आप ही एलिमिनेट हो रहा है, तो क्यों नीचे वाले के साइन चेंज करोगे, सीधा इन इक्वेशंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। साइन चेंज तो तब करते हैं जब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब दूसरी वाली इक्वेशन के जो है साइन चेंज होते हैं। भाई क्या पता एलिमिनेशन उनको ऐड करने से ही हो रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से, जैसे लिखी है वैसे के वैसे ऐड करने से एलिमिनेशन हो जाता है। ये देखो, प्लस का 3y और माइनस का 3y एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3x हो गया, ये कितना हो गया 17 हो गया, x की वैल्यू 17/3 आ गई। फिर उसको यहाँ पे पुट कर लो या फिर यहाँ पे पुट कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, 11th-12th के बच्चों को देखा है जिनसे मतलब जिनको इतना नहीं आता। ठीक है, तो अपने पिछले वाले फंडे जो हैं वो रिवाइज करके रखो। तो चलिए इस मेथड पे वापस आ जाते हैं, सोल्व करते हैं फटाफट। तो भाई देखो, ये a माइनस ए कैंसिल हो गया, 5d माइनस 7d माइनस 2d आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 17 माइनस का 5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। d की वैल्यू आपकी 5/2 आई है, तो आप d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो ये आ जाएगा a प्लस 5 इंटू 5/2 और इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25/2 इज इक्वल टू 12, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 25/2। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से a और d निकाल सकते हैं हम। चलिए फिर, तो अभी इस वीडियो में ये लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे, फिर इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो ये हमें कहता है इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। ये कहता है फोर्थ टर्म इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो इसको अगर इक्वेशन में लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द है फर्स्ट टर्म। और दूसरी बात लिखी है सेवंथ टर्म इज 1 मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म। सेवंथ टर्म इज इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म। ठीक है, जब से ये सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है ना, बच्चों को इक्वेशन ही नहीं बनानी आती है। वर्ड प्रॉब्लम से तो इतना भागते हैं, मतलब छोटी से छोटी लाइन वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए तो नहीं, मतलब हाई तौबा हो जाती है कि नहीं ये नहीं होगा हमसे, ये तो मतलब फेल होना मंजूर है हमें। बट ये वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर क्वेश्चन को सोल्व तो करेंगे ही नहीं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कुछ और ही है, दूसरी दुनिया की चीज है वो तो। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनानी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। जैसे मैंने दूसरे वाली बनाई, सेवंथ टर्म इज मतलब a7 इज इक्वल टू, इज के बाद जो लिखा है वो सेवंथ टर्म के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का ट्वाइस करना और उससे एक ज्यादा मतलब एक ऐड और कर देंगे ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म में, तो 2 टाइम्स ऑफ a3 में एक और ऐड कर दिया, सेवंथ टर्म बन गई। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें, फोर्थ टर्म का मतलब क्या है a प्लस 3d, और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है a होता है, फर्स्ट टर्म को तो हम a ही बुलाते हैं। और इधर से अगर हम देखें तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म का मतलब क्या है a प्लस 2d। सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 1 प्लस 2a प्लस 4d।
ए और डी वाले टर्म्स को इधर ही ले आएंगे, तो a माइनस 2a प्लस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 1, और ये बन जाती है माइनस a प्लस 2d और इज इक्वल टू 1। ये तो होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या रहेगी, a माइनस 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, और ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और अब आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिस भी मेथड से इनको सोल्व करना चाहो, a और d की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखिए और आपकी जो वैल्यू आती है वो बताइए। तो चलिए इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। हमारी ये फर्स्ट क्लास थी एपी चैप्टर की या सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की। इससे आगे और हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, काम आने लायक चीज़ें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।